सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 11 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 11 में जो न्यू पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु सिलेबस है सत्र जो है 2021 और 22 के तहत 70% सिलेबस जो आपका जो रखा गया है और 30% है वो काटा गया है। ठीक है, तो इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस आधार पे मैंने जो 70% का जो है पाठ्यक्रम है उसमें से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 लिए हैं, यानी 5 चैप्टर मैंने इसमें डाले हैं। और इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन लिए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और साथ में आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम प्रश्न समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न पहले पार्ट से कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कि ए है एशिया में, बी यूरोप में, सी अफ्रीका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो होमिनिड्स का उद्भव है वो अफ्रीका से माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सीधा दिख रहा है, तो आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि अफ्रीका में होमिनिड का उदय माना गया है। और वैसे भी अगर हमारा प्रश्न अगर किसी से भी रिलेटेड मोस्ट ऑफ आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अफ्रीका लिखना है, क्योंकि शुरुआती दौर में जितने भी साक्ष्य मिले हैं जो है प्राचीन मानव के, वो अफ्रीका से ही प्राप्त हुए। बाद में वो एशिया और यूरोप के अन्य देशों तक मिले हैं। फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन औजार बना सकते थे। वही मानव में से ही पूछा है कि औजार कौन सा मानव बना सकता था। तो हमारा आंसर रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया है ए होमिनिड, बी बंदर, सी वन मानुस, या फिर डी होमिनॉइड। तो औजार बनाने वाला मानव है वो होमिनिड मानव माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो होमो का अर्थ होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया देखिए, आदमी, बी स्त्री, सी बंदर, डी चिंपैंजी। तो होमो का अर्थ होता है आदमी। आदमी से तात्पर्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है होमो से तात्पर्य मनुष्य से ले सकते हैं, तो होमो का अर्थ होता है आदमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सोमालिया, युगांडा, इथोपिया या फिर सूडान। तो हमारा सीधा उत्तर है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य वो मिले हैं वो इथोपिया से मिले हैं। ठीक है, ये अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्रारंभिक औजार है ये भी अफ्रीका से ही प्राप्त हुए, लेकिन हम चूंकि ऑप्शन जो है ऑप्शन समझना है कि अफ्रीका में किस जगह से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे मोरक्को फर्स्ट ऑप्शन है, बी बॉक्सग्रोव, सी लेक्सकॉस और डी ओल्डुवई। ठीक है, तो ओल्डुवई गोर्ज हमारा आंसर आ जाएगा, ओल्डुवई गोर्ज जो कि अफ्रीका का ही है, तो ओल्डुवई से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आज का मानव किस प्रजाति का। आज का मानव यानी वर्तमान मानव, क्योंकि मानव को 3 भागों में बांटा गया है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और होमो सैपियंस। तो यानी वर्तमान मानव है वो किस प्रजाति से है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा होमो सैपियंस, है नहीं, हम जो वर्तमान मानव है होमो सैपियंस जो है प्रजाति से माना गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था। यानी मानव ने मिट्टी के बर्तन कब बनाने प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल और डी है नवपाषाण काल। तो हमारा आंसर आएगा नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल यानी पत्थरों का युग। और जब मानव ने पत्थर के औजार बनाए थे उसमें से मध्यपाषाण और पुरापाषाण है उससे पूर्व के काल है, और नवपाषाण काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए थे। निएंडरथल मानव जो कि स्थान है और यूरोप का स्थान है। यहाँ पर हमें ऑप्शन ढूंढना है कि यूरोप एक महाद्वीप है और उसमें से देश बताना है कि वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, कौन सा देश आएगा इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया दक्षिण अफ्रीका, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी जो है इंग्लैंड। तो हमारा ऑप्शन होगा जर्मनी। ठीक है, निएंडरथल घाटी है जर्मनी की, और वहाँ से जो है कार्ल फुलराट है जो एक पुराविद थे, और इन्होंने मानव के जीवाश्म को जर्मनी में प्राप्त किया था निएंडरथल घाटी से। फिर 21 युग में मानव ने खेती करना सीख लिया था। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी
आदिकालीन युग या फिर उत्तर पाषाण युग। तो खेती करना शुरू किया गया तो नवपाषाण काल के अंदर ही मानव ने सबसे ज़्यादा परिवर्तन है वो आया, तो नवपाषाण काल आप याद रखें। अगर खेती आ जाए, किसी भी प्रकार का औजार उपकरण है वो सुंदर बनाने का कार्य है जब मानव ने किया था, तो नवपाषाण युग आपको याद रखना है। इतना याद रखना है कि पुरापाषाण युग में मानव बिल्कुल भी जो है जानवर जैसा ही था, लेकिन उसे औजार गढ़ने नहीं आते थे, वो बेढंगे बहुत ही बेतरतीब औजार बनाता था। और वहीं मध्यपाषाण काल में मानव ने उन औजारों में सुधार किया था, और नवपाषाण काल में मानव ने अच्छे भले औजार बनाना, बर्तन बनाना, खेती करना वगैरह शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन आप समझ के भरें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गीजर काउंटर से किसकी आयु का माप किया जाता है या किसकी आयु नापी जाती है। गीजर काउंटर एक यंत्र है, ठीक है। तो जीवाश्म की ऑप्शन है, बी कार्बन 14 या कार्बन 14 की, डी सी शिल्पकृतियों की, और डी गुफा चित्रकारी की। तो हमारा ऑप्शन होगा कार्बन 14। जो कार्बन 14 है वो एक विधि है जिसमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है कि वो चीज़ है वो कितनी पुरानी है। अब प्रश्न है हमारा नेक्स्ट की ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज कब की गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव है और इसकी खोज है वो लुईस लीकी और मैरी लीकी ने की थी। ठीक है, मैरी लीकी और लुईस लीकी दोनों ही जो है पति पत्नी थे और साथ में इन्होंने अफ्रीका में अपना काफ़ी समय है वो गुजारा था। तो उन्होंने ही जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की खोज है वो की थी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आएगा 17 जुलाई 1959 में। ठीक है, 17 जुलाई 1959 में मैरी लीकी और लुईस लीकी में से पहले मैरी लीकी ने इस खोपड़ी को देखा था, जो कि लुईस लीकी की पत्नी थी, और दोनों ही पुरातत्वविद थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया। तो यहाँ प्रजाति का ऑप्शन दिया गया है, पहला ए होमिनिड, बी होमोनाइड, सी प्राइमेट और डी होमो इरेक्टस। तो सीधे खड़े होने वाला मानव था वो होमो इरेक्टस था। ठीक है, 3 प्रजातियाँ होमो हैबिलस, होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस। तो ये सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव था। होमो हैबिलस है वो जो है औजार बनाने वाला मानव था, और होमो सेपियंस है वो प्राज्ञ और चिंतनशील मानव था। शिल्पकृतियाँ क्या होती है। शिल्पकृतियाँ क्या है, तो शिल्पकृतियाँ यानी जो हाथ से कोई भी किसी भी प्रकार की आकृतियाँ जो बनाई जाती है उसे शिल्पकृतियाँ कहा जाता है, जैसे कि औजार। सेकंड ऑप्शन है चित्रकारियाँ, थर्ड ऑप्शन है मूर्तियाँ, और डी इसमें सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा कि सभी। ठीक है, कि शिल्पकृतियाँ, इन सभी को शिल्पकृतियाँ हैं जो मानव अपने हाथों से बनाता है, उन्हें शिल्पकृतियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि होमो हैबिलस के जीवाश्म कहाँ से मिले। ये ध्यान रखना कि ये हैबिल लिखा हुआ है तो आप होमो हैबिलस कीजिए। ठीक है, होमो हैबिलस। तो इसके जीवाश्म कहाँ से मिले, ऑप्शन ओमो, बी तंजानिया, सी ओमो और ओल्डुवी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो होमो हैबिलस के जो मिले हैं जीवाश्म वो है ओमो और ओल्डुवे, ये दोनों ही अफ्रीका के प्लेस है, वहाँ से ये होमो हैबिलस के जो है जीवाश्म मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों से मिलते हैं। तो संग्रहण, औजार बनाना, आग का प्रयोग करना, और इनमें से सभी। तो उत्तर क्या होगा, संग्रहण करना की क्रिया, जिसमें इंसान है वो भोजन के लिए संग्रहण करता था, इकट्ठा करना, संग्रहण करना यानी इकट्ठा करना। तो इसका उत्तर आएगा संग्रहण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था, यानी शिकार की प्रक्रिया मानव के द्वारा कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 50 लाख वर्ष पूर्व, बी 70 लाख वर्ष पूर्व, डी सी 80 लाख वर्ष पूर्व, और डी है जो है 90 ईयर्स पूर्व, या कह सकते हैं कि 90 लाख वर्ष पूर्व। तो मानव ने जो है शिकार करना है वो जो है आज से 50 लाख वर्ष पूर्व है वो शुरू कर दिया था। तो हमारा ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है लेमार्क, डार्विन, वेलेस, और इनमें से सभी। तो जो है जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक है वो जो है लेमार्क को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है मैंने सेकंड पार्ट लिया है लेखन कला और शहरी जीवन, और इसमें मेसोपोटामिया जो कि
पूरा पाठ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता पर आधारित है, तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं या समझते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, पारसी और यूनानी। तो सीधा सा आंसर हमें मिल रहा है कि मेसोपोटामिया शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है, ठीक है, या यूनानी भाषा से संबंधित है। आंसर नीचे लिखा गया है। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान किस गणराज्य का हिस्सा, देखिए ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि किस गणराज्य का हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया भारत, बी जो है ईरान, सी तुर्की और डी इराक। तो मेसोपोटामिया है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है। वर्तमान में ये सभ्यता इराक गणराज्य के अंदर पड़ती है, यानी इराक देश में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया में पुरातन खोज की शुरुआत कब मानी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए 1940, 1840, 1946 और 1950। तो पुरातन खोज की शुरुआत है वो 1840 के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कि किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं तुर्की, बी यूरोप, सी इराक और डी भारत में। तो इराक के अंतर्गत सबसे पहले है वो खेती है वो शुरू की गई थी और इसमें जो प्रदेश है वो फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। फर्टाइल क्रिसेंट यानी जो है अर्ध चंद्राकार क्षेत्र था, वहाँ पे सबसे पहले मानव ने जो है वहाँ पे खेती है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। व्यापार की, बी सोना चांदी की, सी तांबे की या खनिज संसाधन की। तो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि मेसोपोटामिया में जो है खनिज संसाधन की सर्वाधिक मात्रा में कमी थी। फिर मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। कागज पर, तो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे कागज आप सही कर सकते हैं, कागज पर, या फिर मिट्टी की पट्टिका पर, या फिर सी पत्तों पर, या डी पत्थर पर। तो सीधा है कि मेसोपोटामिया के लोग हैं वो मिट्टी की पट्टिका के ऊपर है लेखन कार्य किया करते थे। फिर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सबसे प्रथम भाषा कौन सी है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए सुमेरियन, बी अक्कदी, सी पारसी और डी मराठी। तो सबसे पुरानी भाषा है मेसोपोटामिया की सुमेरियन लैंग्वेज या सुमेरियन भाषा है, ठीक है। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग है वो किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। तो उर शब्द वहाँ के देवता जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पवन देव, बी सूर्यदेव, सी चंद्रदेव, डी अग्निदेव। तो उर शब्द है वो चंद्र देवता के लिए, ठीक है, प्रयुक्त किया गया है या चंद्र देवता को उर देवता के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है युद्ध और प्रेम की देवी किसे माना गया। बहुत ही बार ये भी प्रश्न आ चुका है कि युद्ध और प्रेम की देवी किसे माना गया है। तो देवी इन्नाना या लक्ष्मी देवी या पार्वती देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इन्नाना देवी जो कि मेसोपोटामिया की देवी माना जाता है और ये युद्ध और प्रेम की देवी है वो मानी जाती है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पूर्वी भाग, डी पश्चिमी भाग। तो मेसोपोटामिया का भौगोलिक दृष्टि से जो है दक्षिणी भाग है वो जो है रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था। मेसोपोटामिया ने हमें कैलेंडर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना आप कि जो वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है और जिसमें ये समय काल या काल गणना जो है वो मेसोपोटामिया की देन है, जिसमें उन्होंने एक दिन को 24 घंटों में बांटा है, फिर 24 घंटे को 1 घंटे को 60 मिनट में, और इसके अलावा जो है 7 दिन को सप्ताह में, फिर वहीं जो है 30 दिन के रूप में महीने को माना है, और फिर वहीं 12 महीनों को जो है 1 साल के अंदर माना है। तो मेसोपोटामिया में एक वर्ष को 12 महीनों के रूप में बांटा गया है। आज भी हम इसी को फॉलो करते हैं। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला था। तो आपने पढ़ा ही होगा, एक कॉलम है बुक के अंदर और इसमें ऑप्शन दिया गया बेबीलोन, बी मारी, सी उर या डी इनमें से कोई नहीं। तो शाही राजधानी के रूप में मारी नगर, ठीक है, जिमरिलिम मारी जो कि राजा था जिमरिलिम, जिसने जिमरिलिम मारी ने एक बहुत ही सुंदर राजमहल बनाया था और उस समय मारी ने बहुत ज़्यादा उन्नति की थी। फिर है मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। यानी पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर को घिसने के लिए कौन से धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए टीन, बी तांबा, सी लोहा, डी कांसा। तो कांसा, ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया में कांसा सबसे ज़्यादा पाया जाता था और
वहाँ पे कांसे की कोई कमी नहीं थी। अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो यूनानी से मिलती है, बी फारसी से मिलती है, सी हिब्रू से मिलती है, डी जो है संस्कृत से मिलती है। तो हमें याद रखना है हिब्रू लैंग्वेज जो कि अरामाइक भाषा वहाँ की उस भाषा से मिलती जुलती है। फिर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह की घास के मैदान पाए जाते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, बी सवाना के, सीढ़ीदार, या डी कांटेदार। तो सबसे ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया के उत्तर में स्टेपी घास के मैदान है वो पाए जाते हैं, जहाँ लोग अपने भेड़ बकरियां वगैरह चराने के लिए वो उन मैदानों का उपयोग है वो करते थे। फिर हमारा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो यहाँ पे जो है आपने बुक में अगर देखा होगा तो पाठ के शुरू में ही मेसोपोटामिया की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मेसोस और पोटेमस, या मेसोस और फरात, मेसोस और पोटोमोस, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो सीधा उत्तर आपको पता ही है कि मेसोस और पोटेमस शब्द से मिलकर मेसोपोटामिया बना है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। फिर मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी है कि मेसोपोटामिया जो है दजला और नील नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था, बी फरात और नील नदी, सी दजला और फरात नदी। इनमें से कोई नहीं। तो दजला और फरात नदी, क्योंकि ये दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ प्रदेश था वही मेसोपोटामिया की भूमि थी, और यही इलाका है वो जो है उपजाऊ क्षेत्र था, दो नदियों के मध्य का स्थान। तो दजला और फरात नदी यहाँ पर बहा करती थी। फिर मेसोपोटामिया के क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? तो ये चूंकि क्वेश्चन आ चुका है तो इराक गणराज्य का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? शहरी जीवन के लिए, समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और लेखन खगोल विद्या के लिए, या फिर उपयुक्त सभी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि वहाँ पे शहरी जीवन भी था, समृद्ध साहित्य भी था, खगोल और गणित के क्षेत्र में, गणित और खगोल विद्या के क्षेत्र में भी मेसोपोटामिया ने काफ़ी उन्नति की थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। फिर यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? कि यूरोप वासियों ने मेसोपोटामिया की खोज की थी और उन्होंने मेसोपोटामिया को क्यों खोजने में इतना इन्होंने अपना समय क्यों दिया, योगदान क्यों दिया, तो क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका ऑप्शन दिया जा रहा है क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन है ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन है कि यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग जो ओल्ड टेस्टामेंट में उसमें भी मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है, और बुक ऑफ जेनेसिस जो ओल्ड टेस्टामेंट का ही एक भाग है, इसमें शिमार शहर का नाम आया जिसका अर्थ मेसोपोटामिया से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ईंटों का शहर। और फिर तीसरा है कि यूरोप के विद्वान भी ये उनकी मानना था क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जो वर्णन मिलता है तो उसमें भी उनके अनुसार मेसोपोटामिया उनके पूर्वजों की भूमि है, इसलिए उपरोक्त सभी आएगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है बाइबल, उसको दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का घटनाक्रम माना जाता है उसे ओल्ड टेस्टामेंट में सम्मिलित किया गया है, और द्वितीय भाग जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का घटनाक्रम लिया गया उसे न्यू टेस्टामेंट के अंदर डाला गया। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में आप कन्फ्यूज न हो, बाइबल के दो भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने जो है ये आ गया है फिर कांसा तांबा और डॉट से मिलकर बनता है? तो हमारा कांसा तांबा और जो है रागा से मिलकर क्या बनता है? कांसा जो है बनता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी और रागा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रागा, जो एक टिन है उसको मिलाकर क्या है? कांसे का निर्माण होता है। कांसा दो धातुओं से मिलकर बनता है। फिर वापस आ गया कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था? तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव था। ठीक है, फिर मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तुर्की से, बी ईरान से, सी खाड़ी पार देशों से, उपरोक्त सभी से। तो सभी से मंगवाते थे, जहाँ जो चीज़ मिल जाती थी मेसोपोटामिया के निवासियों को, चाहे वो लकड़ी हो, तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, सीपी हो, तो ये अलग अलग स्थानों से इनका व्यापार था मेसोपोटामिया के निवासियों का। तो अपने अड़ोस पड़ोस के सारे देशों से मंगवाते थे, खाड़ी पार देशों से भी मंगवाते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
फिर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है वो सुमेरियन है। मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान है वो ले लिया था? ऑप्शन दिया जा रहा है कि ए सुमेरियन, बी अक्कदी, डी सी अरेमाइक और डी जो है हिब्रू। तो मेसोपोटामिया ने जो शुरुआती भाषा थी वो सुमेरियन थी, लेकिन बाद में इसका स्थान है वो अक्कदी भाषा ने ले लिया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है या कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, मेसोपोटामिया की लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, राइट ऑप्शन है। उसे गीली पट्टी पर उसे सूखने से पहले लिखना होता था, ये भी राइट ऑप्शन है। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, तो हमारा ऑप्शन है वो डी गलत होगा, बाकी सारे राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया में जो है ये सारी चीज़ें तो उस पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन और लेखन कार्य को बहुत ही कुशलता से और महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए कुशलता से किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा ये बिंदु है, इससे नहीं मिलता है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर, मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उरुक क्या था? मेसोपोटामियाई पक्षी था, मेसोपोटामियाई भाषा थी, मेसोपोटामियाई शहर था या मेसोपोटामियाई भवन था? तो मेसोपोटामिया का शहर था उरुक नगर। ठीक है, उरुक एक नगर था जो कि काफ़ी फला फुला था। फिर उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो उर शब्द है वो चंद्र देवता के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर इस 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर के रूप में खूब फला था। तो मारी जो है नगर था, जिमरीली मारी का राजमहल भी फेमस था, लेकिन ये एक शाही राजधानी के रूप में बहुत ही ज़्यादा फला और फूला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मारी के राजा किस समुदाय के थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे, अक्कदी समुदाय से, ज्यू या फिर इनमें से कोई नहीं, तो एमोराइट समुदाय से मारी के राजा है वो एमोराइट समुदाय से। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न कि साइप्रस द्वीप अलासिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था? ठीक है, तो यहाँ पे कपड़े के व्यापार के लिए, बी सैनिक सामान के लिए, सी तांबे और टिन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अलाशिया जो है टिन और तांबा है, मेसोपोटामिया की निवासी है, वो यहाँ से मंगवाया करते थे। तो ये अलाशिया एक छोटा सा द्वीप था जहाँ से मेसोपोटामिया के निवासी ये चीज़ें मंगवाया करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्रश्न भी आता है। और विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है? तो गणित की विद्वता पूर्णता, परंपरा, कालगणना, ए और बी दोनों राइट है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा मेसोपोटामिया की देन है, कालगणना की परंपरा भी मेसोपोटामिया की देन है। कालगणना यानी कि कोई कैलेंडर जिन्होंने साल को, इन्होंने मेसोपोटामिया निवासियों ने साल को 12 महीनों में, महीनों को 30 दिन में, इसके अलावा दिन को 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट के अंदर विभाजित किया है। तो ये कालगणना और गणित का विद्वतापूर्ण की जोड़ बाकी जो भी वो जानते थे वो हमें मेसोपोटामिया की देन मिल गई। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों ही राइट है। फिर प्रश्न है कि बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व में या ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने कराया था? तो ऑप्शन दिया गया है, ए नेबोपोलासर, बी सिकंदर, सी नाइबोनिडस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा नेबोपोलासर, जो कि उस समय वहाँ का शासक था, उसने मुक्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या होता है? तो मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सरल तरीका कौन सा था? ऑप्शन दिया गया, ए जलमार्ग, बी रेलमार्ग, सी वायुमार्ग और डी उपरोक्त सभी। तो वहाँ पर उस समय जलमार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, और जलमार्ग क्योंकि दजला और फरत नदियाँ बहती थी, तो ये परिवहन का सबसे सरल तरीका और सबसे सस्ता तरीका होता था। ठीक है, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अब हमारा अगला पार्ट है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोम का साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में या महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, या महादेश आया तो महाद्वीप रखना, क्योंकि रोमन साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य था जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? रोमन साम्राज्य। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, यायावर साम्राज्य। तो हमें याद रखना है हम रोमन साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा थी, लैटिन भाषा थी, संस्कृत भाषा थी या अरबी भाषा थी? तो चूंकि ऑप्शन से ही पता चलता है कि रोमन साम्राज्य की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा थी।
बहुत सारा साहित्य लैटिन भाषा के अंदर लिखा गया है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में जो है ईस्वी में ईसाई बना था? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम का शासक था जिसने रोम के अंदर जो है अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। तो ये कौन सी सदी में बना था? तो हमें सदी याद रखना है, तो चौथी सदी याद रखेंगे कि चौथी सदी में जो है रोमन साम्राज्य का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है, उसने अपने खुद को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया था। रोम साम्राज्य को का पूरा धर्म है वो राजकीय धर्म है वो ईसाई धर्म को घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था वो क्या कहलाता था? तो धनी या कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था, इसमें ऑप्शन दिया गया, ए गणतंत्र, बी सीनेट, सी स्थानीय राज्य और डी रेसल 20। तो हमारा आंसर सीधा होगा कि धनी जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे जो शासन में अपना योगदान देते थे उसे सीनेट कहा जाता था या सेनेट कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3वीं शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? विदेशी बर्बर से, बी इटालवी से, सी यूनानी से, डी अफ्रीकी से। तो हमें याद रखना है विदेशी बर्बर, जिन्हें उन्होंने अपने जाति धर्म के न होने के कारण उन्हें विदेशी बर्बर है वो माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? कश्मीरी, बी संस्कृत, सी अरेमाइक और डी जो है अरबी। तो अरेमाइक भाषा में याद रखना है कि अशोक के अभिलेख हैं वो अनेक भाषा में लिखे गए हैं और अरेमाइक भाषा में भी अशोक के अभिलेख है वो मिलते हैं। गौड़, बैत और लोम्बार्ड किस समूह के थे? देखिए यहाँ पे गौथ और ये वेंडल है, आप वेंडल कर सकते हैं, ठीक है। और लोम्बार्ड, ये लोम्बार्ड है, ये भी लोक समूह था एक। तो लोम्बार्ड समूह ये सब किस मूल के थे? जर्मन मूल के, भारतीय मूल के, पूरा पूर्व पाषाण काल के या थेब्स के? तो यहाँ पे याद रखना है ये सब जर्मन मूल की जनजातियाँ थी जो कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये मौजूद थी। ठीक है, या आक्रमण इनके होते रहते थे लोम्बार्डों के और जो है गौल के और इसके अलावा वेंडल के। नेक्स्ट है दिनारियस का अर्थ होता है, दिनारियस सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, सी गणतंत्र, डी दास। तो दिनारियस है वो जो है चांदी का सिक्का है। रोमन साम्राज्य में दिनारियस चांदी का सिक्का है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन और आता है कि सॉलिडस क्या है? ठीक है, सॉलिडस भी रोमन साम्राज्य का ही सिक्का था, ये सोने का सिक्का था और ये दिनारियस चांदी का सिक्का था। और यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसका वजन कितना था? तो 4.5 ग्राम, जो कि दिनारियस शुद्ध 4.5 ग्राम चांदी का सिक्का था और सॉलिडस है वो शुद्ध 4.5 ग्राम सोने का सिक्का था। ठीक है, जूलियस सीजर कौन था? एक राष्ट्र सेनापति, क्लियोपेट्रा का प्रेमी, एक इतिहासकार और इनमें से सभी। तो जूलियस सीजर जो है एक सेनापति था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है एकल परिवार क्या है? ठीक है, एकल परिवार, तो एकल परिवार में क्या होता है? पुरुष होता है, फिर भी उसकी पत्नी शामिल होती है, उसके बच्चे भी शामिल होते हैं और इनमें से सभी। तो सीधा सा उत्तर है हमारा कि एकल परिवार जो है जिसमें पुरुष भी शामिल होता है, पत्नी शामिल होती है, बच्चे, तभी जाके परिवार बनेगा और इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप जान सकते हैं कि जूलियस सीजर है वो रोम का सम्राट था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मिस्र, या मिस्र लिखा है तो वो आप मिस्र समझे। और यूनान, चीन और रोम, तो जूलियस सीजर है वो कहाँ का शासक था? रोम का शासक था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? ऑगस्टस, सम्राट ऑगस्टस जो कि रोम का प्रथम सम्राट माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है प्रश्न कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम का प्रथम सम्राट है सम्राट ऑगस्टस था, जिसको ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्टेवियन, ये भी प्रश्न आता है कि ऑक्टेवियन कौन था? तो यही ऑगस्टस था। इसका नाम, ये जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था। तो इसका समय काल माना जाता है 27 ईस्वी पूर्व। हालांकि हमें ऑप्शन देखना है कि 46 ईस्वी पूर्व, बी 44 ईस्वी पूर्व, सी 27 ईस्वी पूर्व और डी 13 ईस्वी पूर्व। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑगस्टस का शासनकाल 27 ईस्वी पूर्व है वो माना जाता है। ऑगस्टस का शासनकाल क्या था? यानी कि वही आपको अगर 27 ईस्वी पूर्व याद है तो आपको सीधे से याद आ जाएगा कि
ऑगस्टस का ऑप्शन दिया गया है ए 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व तक, 66 से 70 ईस्वी तक का, 309 से 79 ईस्वी तक का, या 53 से 5001 का ईस्वी पूर्व का समय। तो अगर सीजर को ऑगस्टस को आपको याद रखना है तो 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व तक का शासनकाल ऑगस्टस का माना जाता है। फिर अब हमारा चौथा पार्ट है इस्लाम का उदय और विस्तार, हिस्ट्री 11th की। और साथ में आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चौथे पार्ट का प्रथम प्रश्न कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। कि ऑप्शन दिया गया है ए अशरफ, बी मवाली, सी मेहदी और डी उलेमा। तो सीधे तौर पे जो ईरानी मुसलमान हैं उन्हें मवाली के नाम से संबोधित किया जाता था। मवाली यानी कि जो अरब कबीले से संबंधित जो मुसलमान नहीं होते थे वो उन्हें जो अरबी लोग हैं उन्हें मवाली के नाम से जाना जाता था, उनकी पहचान नहीं होती थी इसलिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस साम्राज्य के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि किस साम्राज्य की स्थापना की थी। असीरियन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, बेबीलोन का साम्राज्य या अरब साम्राज्य। तो अरब कबीला आ गया तो आपको दिमाग में रखना है कि अरब के बारे में पूछा जा रहा है तो कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी, अरब साम्राज्य की स्थापना वो की थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की जाने वाली मोहम्मद पैगंबर माने जाते हैं, तो उन्होंने किस पर बल दिया था। एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर, मूर्ति पूजा पर, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे तौर पे हमारा आंसर आता है क्योंकि इस्लाम में एकेश्वरवाद को माना जाता है, एक ईश्वर को माना जाता है, तो एकेश्वरवाद पर बल दिया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मदीना में, बी बगदाद में, सी मक्का में, डी काहिरा में। तो आपका अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको उत्तर ध्यान रहेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म है वो मक्का में हुआ था। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है कब, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है कि कहाँ हुआ, बल्कि हमें ऑप्शन में पूछा जाता है कि कहाँ कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सन 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म है वो माना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है 612 का, या बी 570, 622 या फिर 575। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 622 ईस्वी। कारण क्यों है, क्योंकि 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया था, मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, यानी जिसे हिजरी सन माना जाता है और हिजरी संवत की शुरुआत है और कहा गया है, और इसी के आधार पे ये मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष है 622 माना जाता है। मदीना कहाँ है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया कि मदीना क्या इंग्लैंड में है, बी मिस्र में, सी उत्तरी अमेरिका में, डी अरब प्रायद्वीप में। तो सीधे से ध्यान रखना है आपको कि अरब प्रायद्वीप के अंदर है मदीना है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में। फिर है कि जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम जो कि इस्लाम धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वहीं ईसाई धर्म के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु से संबंधित ये स्थान है वो माना जाता है। तो यहाँ पर जेरूसलम स्थित है जर्मनी, ए ऑप्शन है, बी फ्रांस, सी इज़राइल और डी इंग्लैंड। तो जेरूसलम है वो इज़राइल के अंतर्गत मौजूद है। ठीक है। फिर पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम, ए ऑप्शन है अमीना, बी फातिमा, सी खादीजा, डी शबाना। तो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम है वो अमीना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो आप इसमें से ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ऑप्शन दिख रहा है कि ए पैगंबर मोहम्मद, बी अबू बकर, सी उस्मान, डी हसन। तो पैगंबर मोहम्मद ही इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। फिर चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद के अंदर हो गई थी। 4 खलीफा हुए हैं। ठीक है। इसमें चौथा खलीफा पूछा गया है, तो चौथा खलीफा है वो अली था, जिसकी जो है कूफा के अंदर मस्जिद के अंदर हत्या हो गई थी। 4 खलीफा हुए हैं, जिसमें पहला है अबू बकर, फिर उस्मान, उमर और फिर अली। ठीक है, तो अली को ही मारा गया था। फिर अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी की लड़ाई में किसने हराया था। तो हमारी बुक के अंदर जो स्थान नाम मिलता है वो जब नदी मिलता है, जब।
ठीक है। जब नदी की लड़ाई में किसने हराया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अबू मुस्लिम ने, या अबू बकर ने, या अल्प तिगिन ने, या फिर मोहम्मद गजनी ने। तो चौथा अंतिम खलीफा उमैयद है। उमैयद वंश का खलीफा था मारवान, जिसको जब नदी की लड़ाई में एक अबू मुस्लिम नामक व्यक्ति ने जो है हराया था। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का क्या नाम था? यहाँ ऑप्शन दिया गया, ए खादीजा, बी फातिमा, सी साजिदा और डी अमीना। तो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम है वो खादीजा था। फिर है मक्का की देवी मानी जाती है मनात, बी अल्ताल, सी अलज्जा उज्जा और डी इनमें से सभी। तो मक्का की देवी है वो मानी जाती है मनात, सॉरी मनात ही नहीं है बल्कि अल्ताल भी है, अलउज्जा भी है और इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये सब मक्का में देवियाँ मानी जाती है। अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धन दाने की देवी जो है वो कौन थी? तो यहाँ पे धन दाने की देवी है वो जो है मनात को माना जाता था। यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है। फिर हमारा प्रश्न है कि नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को ऑप्शन ए गाजी, बी उमर, सी अमीर, डी खलीफा। तो सीधा सा है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता है। ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? खलीफा। खलीफा से तात्पर्य खुदा का प्रतिनिधि। दूसरे खलीफा का नाम बताइए। तो दूसरा खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और जो है अली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा खलीफा कौन होगा कि उस्मान, अशरफ, उमर या अली। तो दूसरा खलीफा है उमर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा खलीफा उस्मान था और चौथा खलीफा है वो अली था। फिर प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए दिया गया 634, बी 632, सी 633 और डी 612। तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई है वो 632 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक यहाँ पे ऑप्शन ए अबू बकर, अबू तालिब, सी पैगंबर मोहम्मद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो पैगंबर मोहम्मद, हमारा सी ऑप्शन है वो सही होगा। इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल, इस्लाम धर्म में पवित्र स्थल किसे माना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ए मक्का, बी मदीना, सी काबा और डी हिजरा। ठीक है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है वो काबा, जो कि एक घनाकार ढांचा है और जहाँ बुत रखे जाते हैं या जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी, जिन्हें सनम के नाम से जाना जाता है, यही वो पवित्र स्थान है जिसे काबा के नाम से जाना जाता है। तो काबा को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र स्थल है वो माना जाता है। कि पैगंबर मोहम्मद किस जगह ज्ञान की प्राप्ति, जिस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति पैगंबर मोहम्मद को हुई थी, ठीक है, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो जिस जगह पर पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह का नाम क्या था? तो यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि हीरा गुफा थी, या हीर गुफा थी, या सोना गुफा थी, या हंस गुफा थी। तो पैगंबर मोहम्मद को जहाँ पर महादूत जिब्रील है वो संदेश पहुँचाया करते थे और ये हीरा नामक गुफा में बैठकर ही पैगंबर मोहम्मद है अपनी ध्यान वगैरह किया करते थे। हीरा गुफा याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पैगंबर मोहम्मद को हीरा नामक गुफा के अंदर। ठीक है। रसूल का क्या अर्थ होता है? देखिए, रसूल, पैगंबर मोहम्मद को रसूल माना जाता है। तो रसूल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ईश्वर का दूत, बी देवता का दूत, सी यशु का दूत या डी दूत। तो रसूल का अर्थ है ईश्वर का दूत या ईश्वर का प्रतिनिधि। फिर इस्लाम धर्म में कितने धर्म युद्ध हुए हैं? तो इस्लाम धर्म में कितने धर्म युद्ध हुए हैं? हमने धर्म युद्ध पढ़ा है। तो इस्लाम धर्म में एक ऑप्शन दिया गया 2, 3, 6 और 4। तो आपको ऑप्शन याद रखना है, 3 धर्म युद्ध हुए हैं। ठीक है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसे क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ इस्लाम का ही नहीं था बल्कि ये ईसाई और मुसलमानों के मध्य होने वाले धर्म युद्ध थे और ये धर्म के लिए युद्ध हुए थे, इसलिए इसे धर्म युद्ध का नाम दिया गया। बुहावी शासक कब आए थे? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 950 में, 948 में, 942 में या 923 में। तो हम 23 में। तो हमें याद रखना है बुहावी शासक है वो ऑप्शन हमारा रहेगा 945 के अंदर बुहावी शासकों का आगमन हुआ है। ठीक है। और जिन्होंने बाद में जो है वहाँ पे शासन किया।
इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए हदीस को, बी काबा को, सी कुरान को, डी बाइबल को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है वो कुरान शरीफ मानी जाती है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप? कुरान शरीफ। कभी कभी कुरान शरीफ नाम आता है और कहीं कुरान नाम मिलता है, तो आपको ये याद रखना है कुरान है वो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो बाइबल याद रखना है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बहुत सारी है हिंदू धर्म में, गीता है, रामायण है, महाभारत है, तो लेकिन ये इसमें आएगा नहीं। ठीक है, फिर इस्लाम धर्म में कितने खलीफा थे? तो इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से कितने खलीफा हुए? हमने अभी जस्ट पढ़ाई है कि अबू बकर था, उमर है, उस्मान है और अली। तो ईसाई धर्म के अंदर कितने खलीफा हुए हैं? तो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं कि 3 खलीफा हुए हैं, या बी में 2 खलीफा हुए हैं, सी में 4 खलीफा हुए हैं, डी में 6 खलीफा। तो हमारा आंसर क्या होगा? इस्लाम धर्म के अंदर 4 खलीफा हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम खलीफा का नाम क्या था? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो अंतिम खलीफा कौन था? देखिए, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अब अबू बकर, अली, उस्मान या फिर पैगंबर। तो यहाँ पे अंतिम खलीफा कौन था? अंतिम खलीफा था अली, जिसे कूफा की मस्जिद के अंदर जिसकी हत्या है वो कर दी गई थी। एक नाराज जो है खरजी ने हत्या कर दी थी। ठीक है, इस्लाम धर्म आगे चलकर कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो इस्लाम की 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कि 4 भागों में, या बी 6 भागों में, सी 3 भागों में, या डी 2 भागों में। तो इस्लाम धर्म में आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसे जो है एक तो जो है सिया नाम से जाना जाता है, शिया, और दूसरी शाखा है वो सुन्नी। तो इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, फिर हमारा बहुत ही ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद किस कबीले से संबंधित थे? तो पैगंबर मोहम्मद, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको याद होगा कि काबुल, कुसबत, कुरैश और कुरैशक। तो पैगंबर मोहम्मद है वो कुरैश कबीले से संबंधित थे, जो कि मक्का का जाना माना और जमा हुआ कबीला था, उसे कुरैश कबीले के नाम से जाना गया है। तो पैगंबर मोहम्मद का कबीला कौन सा था? तो कुरैश कबीला आपको याद रखना है। फिर हमारा जो है पार्ट मैंने लिया है पार्ट 6 3 वर्ग, जो कि आपका इस सत्र में आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जो 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 3 वर्ग लिया है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो सामंतों का घर कहलाता था, यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन नाइट, मैनर भवन, फीफा या एबी। तो सामंतों का जो घर है, जहाँ सामंत यानी जो शासक वर्ग के लोग जहाँ रहते थे, लैंडलॉर्ड्स कहलाते थे, उनका घर है वो मैनर भवन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में है? तो ये आप सही करें, क्योंकि प्रश्न आता है तो पादुआ लिखना है आपको। तो पादुआ विश्वविद्यालय ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो आपको याद रखना है इटली। ठीक है, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इटली के अंदर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रॉर्क किस नगर का स्थायी निवासी था? फ्रांचेस्को पेट्रॉर्क। आप पढ़ेंगे पाठ को तो आपको पता चलेगा, जो कि एक जाने माने राजकवि थे। तो किस नगर के स्थायी निवासी थे? तो पादुआ जो है बेलोना, सिसली या फ्लोरेंस के। तो फ्लोरेंस के निवासी थे जो है फ्रांचेस्को पेट्रॉर्क। ठीक है, जर्मनी की कैफ जनजाति ने फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? यहाँ पे आप ये फ्रैंक लिखना है। ठीक है, तो फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्पेन या फ्रांस। तो यहाँ पर गौल जनजाति ने जो है जिस साम्राज्य का यह निर्माण किया था, उसका जो है फ्रांस का निर्माण है वो किया था। गौल तो इंग्लैंड का था। ठीक है, नेक्स्ट, कृषकों द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषकों द्वारा, तो इसमें प्लाउमैन या फिर टैली, एबी या टीथ। तो कृषकों द्वारा चर्च को जो अपनी फसल का 10वां हिस्सा कर के रूप में भाग देना पड़ता था, उसे टीथ या टाइथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये याद रखना, आपको ऑप्शन टीथ याद रखना है। कई बार इसको टाइथ के नाम से भी लिखा होता है, टाइथ। तो टीथ, ठीक है, टीथ नाम से जाना जाता था। मार्क ब्लॉक कौन थे? तो मार्क ब्लॉक कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, बी इतिहासकार थे, सी ज्योतिषी थे या डी चित्रकार थे। तो मार्क ब्लॉक एक कौन थे? एक इतिहासकार थे। ठीक है,
एक इतिहासकार थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे। तो यूरोप का ये ध्यान रखना है कि यूरोप में सबसे पहले जो विकसित जो देश था वो कौन सा था। तो इटली, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इटली के अंतर्गत सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। सामंत की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी। तो ये ऑप्शन नाइट, बी राजा, सी ड्यूक, इनमें से कोई नहीं। तो सामंत की सबसे छोटी इकाई नाइट कहलाती थी। नाइट कौन होते थे। देखिए राजा सबसे बड़ा होता था, राजा का अधिकारी जिसे ड्यूक के नाम से जाना जाता था ये भी अधिपति होता था, और नाइट जो होता था जिसे अश्वारोही या इक्वाइटस के नाम से भी जाना जाता था, ये घुड़सवार होते थे और इनके पास भी अपना मैनर भवन या जो है घोड़े वगैरह हुआ करते थे, लेकिन ये तीसरी छोटी इकाई है वो मानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, अधिक्रम नहीं है। तो ड्यूक सामंतवाद के अंदर आता है, किसान नहीं आता है, नाइट आता है, राजा आता है। सामंतवाद यानी जमींदार, ठीक है, जो जमीनों के ऊपर राज करते थे, क्षेत्र के मालिक हुआ करते थे। तो यहाँ पे ड्यूक जो है शासन प्रशासन से संबंधित है, नाइट और राजा भी प्रशासन से संबंधित है। किसान ही एक ऐसा वर्ग था जो सामंतवाद के अधिक्रम में नहीं आता था। ठीक है, फिर ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। ठीक है, तो ईसाई धर्म का पोप पायस को माना जाता है, पोप पॉल को माना जाता है, या पोप इनोसेंट को माना जाता है, पोप ग्रेगोरी को माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप है वो ग्रेगोरी को माना जाता है, जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बनाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेगोरी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामंतवाद पर सर्वप्रथम किस 5 विद्वानों ने काम किया था। किस मुख्य विद्वान ने सामंतवाद के ऊपर सबसे पहले काम किया था। तो जो है किस विद्वान ने काम किया था, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे दिए जा रहा है कि हिल्डेगार्ड, बी क्लोविस, सी मार्क ब्लॉक, डी चार्ल मार्टल। तो सामंतवाद पर काम करने वाले सबसे ज़्यादा विद्वान जो थे वो मार्क ब्लॉक थे। ठीक है, हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की थी। हेनरी सप्तम जो इंग्लैंड का शासक था, यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है 1385 ईस्वी में, 95 ईस्वी में, 1475 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में। तो हेनरी सप्तम ने 1485 ईस्वी में ट्यूडर वंश की स्थापना है वो की थी इंग्लैंड के अंदर। फिर है सेंट बेनेडिक्ट तथा क्लूनी किसके नाम है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू नहीं आ रहा है तो आप क्लूनी कीजिए, क्योंकि सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी जो है वो किसके नाम है। ऑप्शन दिए जा रहे कृषिदासों के, बी पादरियों के, सी मठों के, डी ईसाई भिक्षुओं के। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही ईसाई मठ थे, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी का मठ। ठीक है, मठों के नाम है। सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, खुली अर्थव्यवस्था थी, या बंद अर्थव्यवस्था थी, या निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, या इनमें से सभी। तो सामंतवाद की अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। फिर प्रश्न है सामंतवाद से लिया गया फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड से बना है या किस भाषा से बना है। तो लैटिन से, जर्मन से, या फ्रेंच से, या रोमन से। तो ये फ्यूड शब्द है, फ्यूडलिज्म जो बना है, तो ये किस भाषा से बना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन बी यानी जर्मन भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है फ्यूडलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, और साथ में अगर ऑप्शन आता है तो आपको फ्यूडलिज्म है वो जर्मन भाषा याद रखना। फ्यूड का अर्थ क्या होता है, देखिए फ्यूड का अर्थ क्या होता है, जमीन का टुकड़ा, या देश का टुकड़ा, या महाद्वीप का टुकड़ा, या प्रायद्वीप का टुकड़ा। तो इसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, यानी जो फ्यूडलिज्म या स्वामित्व के, राजा के स्वामित्व को स्वीकार करता था, राजा उसे भूमि या जागीर है वो दिया करता था, इसलिए इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ये ऑप्शन राइट होगा। फिर जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस है वो बना दिया था। तो गॉल जो है फ्रैंक जनजाति ने जो है बना दिया था गॉल प्रांत को, चूँकि फ्रांस का प्राचीन नाम गॉल है और उसने अपना नाम है वो देकर फ्रांस को बना दिया, फ्रैंक जनजाति थी। ठीक है, नॉर्मंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। तो बी ए 8वीं शताब्दी, बी 10वीं शताब्दी, सी 11वीं शताब्दी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 11वीं शताब्दी हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन है वो राइट है, जिसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को अधिकार में ले लिया था।
फिर है पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? तो ये हमने 3 वर्ग पाठ पढ़ा है। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग है जमींदार या जो है सामंत वर्ग, और सी है वो कृषक वर्ग है। तो यहाँ पे पादरियों को किस वर्ग में रखा गया? तो आपको आंसर समझ में आ गया आगे, प्रथम द्वितीय तृतीय इनमें से कोई नहीं, तो पादरियों ने अपने आप को प्रथम वर्ग के अंतर्गत माना था। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? यानी कि ए, अभिजात वर्ग का अपना संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण होता था। ठीक है, राइट ऑप्शन। वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, राइट ऑप्शन। वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे, अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, राइट ऑप्शन है। और डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले राइट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। फिर है मैनर शब्द से संबंधित है। मैनर क्या है? विभाग है, घर है, सेना है या किला है? तो ए विभाग, बी सेना, सी घर या डी किला। तो मैनर जो शब्द है वो किससे लिया जाता है? वो राजा का घर या सामंत का घर। नाइट कौन होते थे? नाइट क्या राजा होते थे या सैनिक होते थे या व्यापारी होते थे या इनमें से कोई नहीं होते थे? तो नाइट कौन होते थे? नाइट जो है वो घुड़सवार होते थे या सेना अधिकारी होते थे, तो उन्हें सैनिक कहा जाता है। फिर फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? फीफ क्या है? ये भी एक जो है कथन हमें समझना है कि फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, प्रश्न समझें कि फीफ भूमि का भाग था, राइट है। ठीक है, फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, राइट है। ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था, ठीक है। और फीफ क्या एक विशाल सेना थी, तो यहाँ हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा कि फीफ क्या है? एक भूमि का एक बहुत बड़ा भाग होता था जिसे फीफ कहा जाता था। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो कि कहाँ रहते थे? पोप इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी स्कॉटलैंड या डी रोम में। तो पोप का निवास स्थान कहाँ था? डी रोम के अंदर पोप है वो रोम में रहते थे। फिर चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिससे इस नाम से जाना जाता था, टीथ नामक कर्ज के नाम से जाना जाता था। ओबेस हिल्डेगार्ड कौन था? देखिए क्वेश्चन है आपका, ओबेस हिल्डेगार्ड कौन था? एक चिकित्सक, बी संगीतज्ञ, सी शिक्षक और डी पादरी। तो ओबेस हिल्डेगार्ड एक संगीतज्ञ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भिक्षु का एक ऐसा समूह जिन्होंने 13वीं शताब्दी में मठ में न रहने का निर्णय लिया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये ध्यान रखना, ये वो भिक्षु होते थे जो एक स्थान पर स्थायी रूप से बसकर नहीं रहते थे बल्कि घुमक्कड़ हुआ करते थे, और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? देखिए ऑप्शन दिया गया है, फ्रायर, बी टीथ, सी मैनर और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रायर भिक्षु होते थे जो कि मठ में नहीं रहते थे, घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार करते थे, और दूसरे जो मठों में रहते थे उन्हें मॉन्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये मॉन्क कहलाते थे। पुरुष है वो मॉन्क कहलाते थे, स्त्रियां हैं अगर भिक्षु बनती थी तो वो उन्हें नन के नाम से जाना जाता था। फिर बेनेडिक्ट क्या है? तो रोमन दवाई की पुस्तक है, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक है, व्यापारिक नियमों की पुस्तक है बेनेडिक्टिन, या फिर सामुद्रिक यात्राओं से संबंधित वृत्तांत है। तो बेनेडिक्टिन क्या है? मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक जो होती थी उसे बेनेडिक्टिन के नाम से जाना जाता है। मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? मोनेस्ट्री शब्द है मोनोस, मोनोस से मतलब मठ में रहने वाला या अकेला व्यक्ति जो अकेला रह सकता है। अकेला कौन रह सकता है? साधु, सन्यासी, भिक्षु, वो अकेला रह सकता है। तो ये किस भाषा के शब्द से बना है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ग्रीक, बी फ्रेंच, डी सी रोमन और डी जर्मन। तो ये शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, सी 11वीं शताब्दी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन पहले भी आ चुका है, 11वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास, 8वीं शताब्दी के अंतर्गत इंग्लैंड में जो है सामंतवाद का विकास है वो हुआ है। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1323 में या 1358 में, सी 1381 में, इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह है वो 1381 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे समय बताना है कि 523 ईस्वी में एडी, या 527 एडी, या 529 एडी, या फिर 540 एडी। तो हमारा समय है सेंट बेनेडिक्ट का
529 AD के बीच में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? तो बरगंडी का क्लूनी मठ था, जिसका समय पता बताना है हमें। तो 723 AD या 927 AD या 529 AD या फिर 910 AD। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन होगा हमारा डी कि 910 AD के अंदर। एक ऐसा कर या टैक्स जो राजा केवल किसानों पर कभी कभार लगाता था, वो कौन सा कर था? टैली, टीथ, मैनर या इनमें से कोई नहीं। तो टैली नामक कर जो होता था वो राजा कभी कभी किसानों के ऊपर जो है लगाता था। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने इसमें लिए थे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के हिसाब से। और साथ में ये ऑप्शनल प्रश्न या ये एमसीक्यू क्वेश्चन या ये विकल्पात्मक प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और साथ में आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साथ में अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।